प्यारे अभ्यर्थियों, जय हिंद, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? और जीके क्विज क्लास में आप लोग सभी नोट्स बना रहे हो इनका? डेली जो 10 क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, इसको प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे हो आप लोग? चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में, और बिना किसी विलंब और देरी के प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उस स्थिति को? ऑप्शन है आपके सामने, डिफॉल्ट राजस्व, बजट घाटा, डिफॉल्ट वित्त पोषण, या फिर आपका है घाटा राजस्व। इन 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति जहां पर सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर होगा आपका बजट घाटा। क्या कहेंगे उसको? बजट घाटा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए बजट घाटा क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए एक ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक हो। यानी देखिए सरकार का जो खर्च है ना, तो राजस्व की इनकम तो कम है लेकिन उसका व्यय ज्यादा हो गया। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? आपका बजट घाटा कहलाएगा। एक बजट घाटा किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक जो बजट घाटा होता है वो किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो बजट घाटा है वो किसी देश का जो वित्तीय स्वास्थ्य है, यानी उस देश की जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको शो करेगा। क्लियर है? एक बजट घाटा को कम करने के अगर तरीकों की अगर हम बात करें कि जो बजट घाटा है, जैसे किसी देश में बजट घाटा हो गया, यानी कि उस देश में सरकार का जो व्यय है ना वो उसके राजस्व के वसूली से ज्यादा हो गया। इसको कंट्रोल करने के अगर हम तरीकों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए जैसे कुछ खर्चों में कटौती करके सरकार अगर चाहे तो कुछ खर्चों में कटौती कर सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा? राजस्व घाटा कम होने की एक आशंका होगी। क्लियर है? और अगर ज्यादा बात करें तो देखिए कि अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली कुछ विशेष गतिविधियों का सरकार द्वारा संचालन किया जाना। यानी सरकार चाहे तो अपने क्षेत्र या अपने राज्य में क्या कर सकती है कि राजस्व मतलब उत्पन्न करने वाली विशेष गतिविधियां या विशेष प्रकार की कोई ऐसी योजना जिससे कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू की जो इनकम है वो कैसी हो? सबसे ज्यादा हो। ऐसा करके सरकार अपने राज्य में या अपने राष्ट्र में क्या कर सकती है? बजट घाटा को नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माधरन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सीपीओ 2020 में पूछा गया था। पहला वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, ये पूछा जा रहा है सीपीओ 2020 में कि माधरन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर हुआ? महाराष्ट्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है आपका माधरन हिल स्टेशन। ठीक है, यह पश्चिमी घाट श्रेणी पर स्थित है, यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रेणी पर स्थित है। प्रमुख अगर हिल स्टेशनों की बात करें महाराष्ट्र के, तो देखिए पंचगनी है, महाबलेश्वर है, और आपका माधरन हो गया, और आपका कीचकदारा हो गया। एक कीचकदारा नाम से है। क्लियर है? कीचकदारा हिल स्टेशन महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख हिल स्टेशन है। तमिलनाडु के प्रमुख अगर हिल स्टेशनों की बात करें तो देखिए जैसे आपका कुन्नूर हो गया, जैसे आपका ऊटी हो गया, और आपका यरकौड है, मेघामलाई है। ये सारे प्रमुख हिल स्टेशन है आपके तमिलनाडु के। बात करें मध्य प्रदेश के तो जैसे आपका पचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी के नाम से भी उसे जानते हैं, ओमकारेश्वर हो गया, अमरकंटक हो गया। ये हैं आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन। बात करें कर्नाटक के तो कर्नाटक के प्रमुख हिल स्टेशनों में आपके कूर्ग शामिल है, शिमोगा शामिल है, चिकमगलूर। ठीक है, चिकमगलूर या चिकमगलूर एक प्रमुख हिल स्टेशन है आपके कर्नाटक का, और आपका मादिकेरी ये प्रमुख कर्नाटक के हिल स्टेशन है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? 10+2 यानी CHSL 2021 में पूछा गया इसको कि प्रसिद्ध संगीत जो उस्ताद हैं भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? इंदौर, आगरा, किराना या फिर पटियाला? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों किराना घराना। ठीक है, किराना
घराना। किराना घराने से संबंधित है आपके प्रसिद्ध संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी। बात करें तो देखिए मिस्टर जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे, जो कि सभी महान गायकों में से एक थे। गायन के ख्याल के रूप में अगर उनकी बात की जाए तो गायन के ख्याल रूप में उनमें ना भक्ति संगीत की लोकप्रियता, उनके जो भक्ति संगीत को लेकर उनकी जो लोकप्रियता थी उसके लिए पंडित भीमसेन जोशी को जाना जाता है। ठीक है, यानी ख्याल रूप में तो उन्होंने बहुत सारे मतलब संगीत को उन्होंने क्या किया है कि संगीत को गाया है, लेकिन संगीत की जो एक भक्ति जो शैली है, भक्ति शैली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे आपके मिस्टर भीमसेन जोशी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है एमटीएस 2017 से रिलेटेड कि चंबल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका यमुना। कौन सी नदी? यमुना। यानी चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र महू, एक महू है ना। अच्छा एक सवाल है आपसे, महू जो है ये सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के एक महान नेता हुए जो महू से बिलोंग करते थे। एक बार कमेंट करिएगा उनका क्या नाम है। अगर आप बिल्कुल वाकई में अगर आप पढ़ रहे हो बिल्कुल शार्प, बिल्कुल एकदम स्पीडी, तो आप बता सकते हो कि महू में किस भारत के महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। कमेंट करिएगा आप सभी लोग। तो हम बात कर रहे हैं चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में महू के विंध्याचल श्रेणी से उत्पन्न होती है। यह चंबल नदी आपकी, जो कि उत्तर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। फिर से बता रहा हूं कि उत्तर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है यह नदी। क्लियर हुआ? यह उत्तर प्रदेश में भाखर के पास, यह उत्तर प्रदेश में भाखर के पास पचनदा क्षेत्र पर समाप्त होती है। इटावा के पास एक क्षेत्र है भाखर, भाखर में पचनदा के पास समाप्त होती है। पचनदा क्या है? पचनदा है 5 नदियों का एक समूह या 5 नदियों का एक संगम। अब ये 5 नदियों का संगम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 5 नदियां मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पे तो देखिए आपकी चंबल हो गई, चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध, पहुंच, 5 नदियां। फिर से आई रिपीट, चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध, पहुंच, 5 नदियों के संगम पर मिलकर के चंबल नदी आपकी समाप्त हो जाती है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न एसएससी जीडी 2019 से कि जमींदारी प्रथा 1793 ईस्वी में इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जमींदारी प्रथा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्लिंट, कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव। देखो का है ना, क्लिंट, कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव। चलिए प्यारे विद्यार्थियों बात करें इसके सही उत्तर की कि जमींदारी प्रथा 1793 किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो देखिए 1793 में जमींदारी व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की। यही जमींदारी व्यवस्था कहलाती थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। यही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाती थी आपकी इस्तमरारी व्यवस्था। बात करें इस भूमि के मालिकाना हक की तो इस भूमि का मालिक हुआ करता था, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार हुआ करता था जमींदार को। जमींदार ही किसानों से यानी कृषकों के समूहों से क्या करता था? लगान वसूलता था। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा इस्तेमाल की गई इस योजना के अगर कर निर्धारण की बात करें तो देखिए 10/11वां हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था, यानी पूरे कर का जो पूरा कर इकट्ठा हुआ उस कर का 10/11वां हिस्सा कंपनी को और 1/11वां हिस्सा जमींदार को। अब जमींदार को इसलिए चूंकि जमींदार लगान वसूलता था, तो 11वें में से 1 हिस्सा उसको दे दिया और 11वें में से 10 हिस्सा कंपनी ने अपने पास रख लिया। ये कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक के नाम से जाना जाता है, पुलिस सेवा के जनक के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था, ये किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। क्लियर हुआ इतना? कॉर्नवालिस एक ऐसे विदेशी एक गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि स्थल अपने देश में बना हुआ है, यानी भारत में बना हुआ है और स्पेशली उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमेंट के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किस जगह पर कॉर्नवालिस का मकबरा स्थापित है। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पर कॉर्नवालिस की समाधि है।
आप सभी कमेंट करिएगा अगर आपको पता हो, और अगर ना पता हो तो मैं आपको कल वाली क्लास में इसको अवश्य बताऊंगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चले, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेनो 2020 में पूछा गया इसको कि निम्न में कौन सी पहाड़ी उत्तराखंड राज्य में स्थित है? सपुत्रा पहाड़ी, युक्सोम, गुलमार्ग या फिर आपका अल्मोड़ा? सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यानी जो अल्मोड़ा है ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर हुआ? भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है आपका अल्मोड़ा, जो कि आकर्षक सुंदरता और हिमालय के मनोरम दृश्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आपका अल्मोड़ा क्षेत्र। क्लियर हुआ? यह हिमालय श्रृंखला के कुमाऊं पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे की चोटी पर स्थित है आपका अल्मोड़ा। बात करें सपुत्रा चोटी की, तो सपुत्रा जो क्षेत्र है ये आपके गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ जो आपका युक्सोम है ये आपके सिक्किम में स्थित है, और जो आपका गुलमर्ग है, गुलमर्ग आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दैट्स क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया इसको। देखिए 3 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। प्यारे अभ्यर्थियों, न्यूनतम से न्यूनतम सजा पूछी जा रही है जो धारा 304 आईपीसी की धारा 304 बी का जो जिम्मेदार अपराधी व्यक्ति है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो सही उत्तर होगा आपका 7 वर्ष। क्या होगा सही? 7 वर्ष, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही होगा आपका। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों धारा 307 बी की, तो देखिए आईपीसी की धारा 304 बी है, माफी चाहता हूं 307 नहीं 304 बी है, यहां पे मैंने धोखे से बोला 307। तो देखिए 304 बी की बात करें तो धारा 304 बी दहेज हत्या से संबंधित है, जिसमें न्यूनतम से न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। देखिए 1983 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 113 ए के तहत यह मतलब कि मामला निकल के सामने आया, और इसमें यह कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के या दुल्हन के, स्पेशली दुल्हन के पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा दुल्हन के ऊपर क्रूरतापूर्वक कोई कार्य किया गया जिससे शादी के तारीख के 7 वर्ष के अंदर अंदर उस दुल्हन की मृत्यु होती है, तो यह मृत्यु दहेज हत्या के नाम से जानी जाएगी। दैट्स क्लियर हुआ? यहां पे क्लियर हुआ। और कम से कम बात करें कि ऐसे दोषी और अपराधी व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और अगर अच्छी पैरवी होती है तो यहां पे आजीवन कारावास जैसी सजाओं का प्रावधान हो सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें तो अगला प्रश्न है कि कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक को किस लेखक के द्वारा लिखा गया? यह पूछा गया आरपीएफ 2018 से, और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका ए ऑप्शन कल्हड़। बात करें कल्हड़ की राज्य तरंगिणी पुस्तक, जिसने कश्मीर के बारे में विशेष प्रकार से वर्णन करते हुए कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा है। कश्मीर के इतिहास और कश्मीर की सुंदरता के साथ साथ वहां के राजाओं और उनके दरबार के बारे में अगर सही और सटीक जानकारी देने वाली कोई पुस्तक है तो वो है राज तरंगिणी, जिसको कल्हड़ ने लिखा था। यहां तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें, और अगला प्रश्न है आज का आपका करंट अफेयर से कि हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरंगुटान की आयुसीएन सिचुएशन क्या है? आयुसीएन स्थिति पूछा जा रहा है। देखिए आयुसीएन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जो कि रेड डेटा बुक जारी करता है। लुप्तप्राय, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, कमजोर या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए ओरंगुटान जो एक शब्द है, ओरंगुटान की स्थिति क्या है अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, कैसा है? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो कुछ समय के लिए अभी हाल ही में चर्चा में एक वायरल एक क्लिप रही, जिसमें से एप प्रजाति के, यानी बंदरों की ही एक प्रजाति है, चिंपैंजी की एक प्रजाति है जिसे हम ओरंगुटान के नाम से जानते हैं। यह ओरंगुटान घायल अवस्था में, जो कि सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप पर पाया जाता है, तो यह क्या है कि घायल अवस्था में एक औषधीय पौधे के पत्तियों को अपने जख्म पर लगा रहा था। अगर बात करें इस ओरंगुटान की, तो इस ओरंगुटान की स्थिति आईयूसीएन के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी ओरंगुटान जो सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप में पाए जाते हैं, इनकी स्थिति इस समय रेड डेटा बुक के अनुसार ये संकटग्रस्त हैं और गंभीर रूप से ज़्यादा संकटग्रस्त है। देखिए 96.40%, 96.40% मानव जीन साझा करने वाले इस ओरंगुटान की जो स्थिति है वो गंभीर और संकट में। इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर
रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए 7 मई को, अभी हाल ही में 7 मई को क्या हुआ कि BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। बात करें इस सीमा सड़क संगठन की, तो इस सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना 1960 में नेहरू सरकार के समय की गई थी। और बात करें इस सीमा सड़क संगठन के ध्येय वाक्य की यानी टैगलाइन की, तो इनका टैगलाइन है, हमारे महान पहाड़ों की खामोशी में काम बोलता है। हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। ये आपके सीमा सड़क संगठन की टैगलाइन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी क्लास को लेकर के। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।